हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 14 फरवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नेवल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंडर वाटर डोमेन में रिसर्च के लिए इंडियन नेवी ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? तो इंडियन नेवी द्वारा IIT दिल्ली के साथ रिसेंटली एक एमओयू साइन किया गया है। पर्पस क्या है? पर्पस है नेवल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में अंडर वाटर जो डोमेन है उसमें रिसर्च किया जाए। तो इंडियन नेवी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली यानी IIT दिल्ली ने आपस में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नेवल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंडर वाटर डोमेन में रिसर्च के लिए। देखिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत IIT दिल्ली ने इंडियन नेवी के साथ पहले ही एमओयू साइन कर रखा था। रिसेंटली जो एग्रीमेंट हुआ है वो इसको इन्हांस करने पे हुआ है। तो रिसेंटली इंडियन नेवी और IIT दिल्ली ने जो एमओयू साइन किया है वो अंडर वाटर डोमेन में रिसर्च के लिए किया गया है। इंडियन नेवी इस समय और चर्चा में है। क्यों? क्योंकि एक ट्रॉपिक्स 21 एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है जो कि कोस्टल एक्सरसाइज है इंडियन नेवी की। तो ट्रॉपिक्स 21 एक्सरसाइज कंडक्ट की है इंडियन नेवी ने और अब IIT दिल्ली से एमओयू साइन किया है। इंडियन नेवी 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। कमांडर इन चीफ हमेशा प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद होते हैं, यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है वही होता है। इस समय नेवी चीफ कौन है? तो 24th नेवी चीफ हैं एडमिरल करमवीर सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली टाइफेक द्वारा सक्षम जॉब पोर्टल और सी वीड मिशन को लॉन्च किया गया है। आपको पता है टाइफेक किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? तो टाइफेक आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत। ये देख लीजिए, रिसेंटली टाइफेक द्वारा अपने 34th यानी 34वें स्थापना दिवस पर जो कि 10 फरवरी को ऑर्गेनाइज किया गया है, उसी दिन एक सक्षम जॉब पोर्टल और सी वीड मिशन लॉन्च किया है। तो आप देखिएगा, टाइफेक ने अपने 34वें स्थापना दिवस पर 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, सक्षम जॉब पोर्टल और सी वीड मिशन। इस बार जो टाइफेक का 34वां स्थापना दिवस था उसका थीम क्या था? टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड इकोनॉमी फॉर आत्मनिर्भर भारत। तो याद रखिएगा, टाइफेक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत आता है। रिसेंटली इसने सक्षम जॉब पोर्टल और सी वीड मिशन लॉन्च किए हैं। सक्षम, जिसका हिंदी में नाम है श्रमिक शक्ति मंच, सक्षम जॉब पोर्टल का मेन पर्पस है जो श्रमिक हैं MSME सेक्टर के, उनको डायरेक्टली MSME से कनेक्ट करना। तो ये है सक्षम जॉब पोर्टल का मेन पर्पस। इससे क्या होगा? लगभग 10 लाख ब्लू कॉलर का जॉब क्रिएट किया जाएगा। ब्लू कॉलर आपको पता ही है, जो लेबर इंडस्ट्री में जॉब करते हैं वो मोस्टली ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत आते हैं। तो सक्षम जॉब पोर्टल टाइफेक ने लॉन्च किया है ब्लू कॉलर लोगों को जॉब देने के लिए। और सी वीड मिशन का मेन पर्पस है कॉमर्शियल फार्मिंग जो सीवीड की है उसको बढ़ावा देना। इससे क्या हो गया? इंडिया की नेशनल इकोनॉमी को बल मिलेगा। रिसेंटली जो टाइफेक के चेयरपर्सन है VK सारस्वत, उन्होंने कहा है कि अगर टोटल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के 5% एरिया यानी 10 मिलियन हेक्टेयर एरिया में सीवीड का कल्टीवेशन किया जाए तो इससे 50 मिलियन लोगों को यानी 5 करोड़ लोगों को जॉब मिलेगा। तो ये आप याद रखिएगा, टाइफेक का 34th स्थापना दिवस था। सक्षम और सीवीड मिशन दोनों लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वावलंबन सशक्त मेगा कैंपेन रिसेंटली किस फाइनेंशियल एंटिटी ने लॉन्च किया है? तो स्वावलंबन सशक्त मेगा कैंपेन ये सिडबी में लॉन्च किया है। किसके साथ मिलकर? काओ के साथ मिलकर। काओ क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया। तो सिडबी ने काओ के साथ मिलकर स्वावलंबन सशक्त मेगा कैंपेन लॉन्च किया है। पर्पस क्या है? पर्पस है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के विषय में अवेयरनेस क्रिएट करना। तो जो ये स्वावलंबन सशक्त कैंपेन है इसके तहत स्टैंड अप इंडिया स्कीम पर 20 वेबिनार सीरीज को लॉन्च किया जाएगा। सिडबी और काओ COWE ने साथ मिलकर लॉन्च किया है सशक्त स्वावलंबन सशक्त कैंपेन। देखिए, स्टैंड अप इंडिया स्कीम की बात करें तो 2016 में लॉन्च की गई थी और अब इसको 2025 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम PM मोदी का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इसके तहत SC ST और वुमेन बारोवर्स को प्रत्येक बैंक द्वारा 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन देना होता है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत। बात करें स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी की, तो 2 अप्रैल 1990 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर बहुत पूछते हैं इसका, लखनऊ में है और CMD कौन है? देवेंद्र कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह यानी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किस डेट से स्टार्ट किया गया है? तो रिसेंटली RBI ने फाइनेंशियल लिटरेसी वीक स्टार्ट किया है 8 फरवरी से। ये देख लीजिए, 2021 में 2021 में RBI द्वारा जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है उसको 8 से लेकर 12 फरवरी तक ऑब्जर्व किया जाएगा। पर्पस क्या है? फाइनेंशियल एजुकेशन को
प्रोपोगेट करना, यानी लोगों के बीच में फिनेंशियल लिटरेसी की भावना जगाना, ये मेन पर्पज़ है फिनेंशियल लिटरेसी वीक का, जिसको आरबीआई ने स्टार्ट किया है 8 फरवरी से और समाप्त होगा 12 फरवरी तक। 2016 से 2016 से आरबीआई द्वारा फिनेंशियल लिटरेसी वीक को ऑर्गेनाइज किया जाता है एक पर्टिकुलर थीम पर। 2021 के लिए फिनेंशियल लिटरेसी वीक का थीम क्या है, तो ये देख लीजिए, थीम है क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। याद रखिएगा थीम, क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, ये 2021 के फिनेंशियल लिटरेसी वीक का थीम है। आरबीआई चर्चा में क्यों है, क्योंकि आरबीआई द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि वो ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत 20,000 करोड़ की 4 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करेगा। आरबीआई के 25th गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। और स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में स्थापना हुई थी। बाद में 1937 को हेडक्वार्टर मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल वुमेन्स डे हर वर्ष 13 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है किसकी याद में, तो राष्ट्रीय महिला दिवस ये ऑब्जर्व किया जाता है सरोजिनी नायडू जी की याद में। ये देख लीजिए, हर बार 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है और उसी दिन नेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार जो 13 फरवरी 2021 है, उस दौरान 142nd यानी 142वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी, ऑब्जर्व की जाएगी सरोजिनी नायडू जी की। तो आप देखिएगा 13 फरवरी 1879 को इनका जन्म हुआ था। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत कोकिला कहते थे सरोजिनी नायडू। ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल थी जो किसी स्टेट की गवर्नर बनी थी। और किस स्टेट की गवर्नर बनी थी, तो जो यूनाइटेड प्रोविंस यानी यूपी की गवर्नर बनी थी। आप देखिएगा 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे होता है। 13 फरवरी को एक और डे होता है, वर्ल्ड रेडियो डे। वर्ल्ड रेडियो डे का 2021 में थीम क्या है, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। तो वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए एक्सिम बैंक द्वारा मालदीव को कितने अमाउंट का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया गया है, तो ये हम लोग 1 महीने पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक्सिम बैंक द्वारा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए जो मालदीव है उसको $400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया गया है। यानी कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए एक्सिम बैंक मालदीव को $400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करेगी, मतलब लोन ले सकते हैं $400 मिलियन का। ये जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है 6.7 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें सपोर्ट कर रही है। इसमें क्या है, $400 मिलियन का आपको लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है, यानी आपको लोन लेना पड़ेगा, और $100 मिलियन का ग्रांट दिया गया है। तो ग्रांट भी याद रखिएगा, $100 मिलियन की ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है। इसको, मालदीव को, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि एक्सिम बैंक ने दी है ये $400 मिलियन की एलओसी लाइन ऑफ क्रेडिट। तो एक्सिम बैंक की बात कर लेते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया 1 जनवरी 1982 को स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और सीईओ कौन है, डेविड रस्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट सीएनजी ट्रैक्टर यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चलने वाला ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है, तो इंडिया का फर्स्ट सीएनजी ट्रैक्टर दिल्ली में लॉन्च किया है नितिन गडकरी ने। किसने लॉन्च किया है, नितिन गडकरी ने। ये देख लीजिए, रिसेंटली जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं उन्होंने डीजल ट्रैक्टर जो कि सीएनजी में कन्वर्ट किया गया था उसको रिसेंटली लॉन्च किया है। यानी इंडिया का ऐसा फर्स्ट डीजल ट्रैक्टर जिसको सीएनजी में कन्वर्ट किया गया था उसको लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी द्वारा। ये इंडिया का फर्स्ट सीएनजी ट्रैक्टर है। नितिन गडकरी ने इस मौके पे ये बताया कि अगर ये सीएनजी ट्रैक्टर सक्सेसफुल रहता है तो इससे किसानों का पर ईयर 1 लाख रुपए कंजप्शन बच जाएगा। यानी जो 1 लाख रुपए खर्च हो जाता है डीजल वगैरह पे वो बच जाएगा। कैसे बच जाएगा, पहली बात तो 50% तो कॉस्ट ही बच जाएगी, क्योंकि डीजल का रेट है 77 रुपीज़ और जो सीएनजी है उसका रेट है 42 रुपीज़, तो इतना अंतर है। तो रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट सीएनजी सेक्टर नई दिल्ली में नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है। उस दौरान धर्मेंद्र प्रधान जी भी प्रेजेंटेड थे। और ये सीएनजी ट्रैक्टर बनाया किसने है, तो ज्वाइंटली डेवलप किया गया है रॉमैट टेक्नो सॉल्यूशंस और टोमासेट्टो अचीली इंडिया, ये 2 कंपनी हैं जिन्होंने फर्स्ट सीएनजी ट्रैक्टर को डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मार्च से मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 होगी। आपको बताना है ये मैरीटाइम इंडिया समिट का कौन सा एडिशन होगा, तो 2 मार्च से मैरीटाइम इंडिया समिट का 2nd एडिशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कौन ऑर्गेनाइज करेगा, कौन इनॉग्रेट करेगा, तो पीएम मोदी। पीएम मोदी 2 मार्च 2021 से मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 को इनॉग्रेट करेंगे। इसमें लगभग 24 कंट्री के 20,000 से भी ज़्यादा लोग इसमें पार्ट लेंगे मैरीटाइम इंडिया समिट में, जो कि 2nd एडिशन है। फर्स्ट एडिशन कब ऑर्गेनाइज हुआ था,
2016 में ऑर्गेनाइज हुआ था मुंबई में। इसको मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। पर्पस होता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पोर्ट लेड डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है उसके विषय में अवेयर किया जाना। तो मैरीटाइम इंडिया समिट इसका सेकंड एडिशन होना है, पीएम मोदी इनॉग्रेट करेंगे, मार्च में होगा। इसका फर्स्ट एडिशन 2016 में हुआ था, कहाँ पे? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वुडन यानी लकड़ी के खिलौने होते हैं, लोकल आर्टिफैक्ट्स होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फ्लिपकार्ट के साथ एमओयू साइन किया गया है? तो लोकल लकड़ी के खिलौनों को प्रमोट करने के लिए रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फ्लिपकार्ट के साथ एमओयू साइन किया है। ये देख लीजिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, साथ ही साथ महाराष्ट्र स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने, इन दोनों लोगों ने मिलकर एमओयू साइन किया है फ्लिपकार्ट के साथ, ताकि जो लोकल लकड़ी के खिलौने हैं उनको प्रमोट किया जा सके। आपको पता ही है महाराष्ट्र में लकड़ी के खिलौने काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं कई प्लेसेस पे, तो महाराष्ट्र चाहता है उनको ऑल ओवर इंडिया में फेमस किया है। इसके लिए एमओयू साइन किया है फ्लिपकार्ट के साथ। फ्लिपकार्ट क्या करेगा? लकड़ी के खिलौने की पैकेजिंग से लेकर ब्रांडिंग सबके लिए जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, जो भी आर्टिजन्स होंगे। तो फ्लिपकार्ट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आपस में एमओयू साइन किया है लोकल लकड़ी के खिलौनों को प्रमोट करने के लिए। महाराष्ट्र मैप में देख लीजिए, यहाँ इस समय मेलघाट टाइगर रिजर्व है, वो बहुत चर्चा में है। महाराष्ट्र की कैपिटल नहीं बताऊंगा मैं आपको। सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। इस समय गोवा के भी गवर्नर यही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां जो CEC आइस हॉकी चैंपियनशिप है जो कारगिल में लद्दाख में हुई है, उसको जीता किसने है? तो 13वीं आइस हॉकी चैंपियनशिप को जीता है द्रास रेड ने। ये मेल कैटेगरी की बात करें, यानी पुरुषों में जो आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई है उसका 13वां एडिशन जीता है द्रास रेड ने। महिलाओं में भी पहली बार ऑर्गेनाइज हुई है, उसको जीता है सकार चिकतन टीम ने। तो आप देखिएगा, द्रास रेड ने मेल यानी पुरुषों की आइस हॉकी चैंपियनशिप का जो 13वां एडिशन हुआ है उसको जीत लिया है। हुआ कहाँ है? कारगिल लद्दाख में। तो द्रास रेड ने मेल कैटेगरी में जीता है, जबकि सकार चिकतन टीम ने फीमेल कैटेगरी में जीता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि लद्दाख का ही है ये आइस हॉकी चैंपियनशिप। द्रास रेड याद रखिएगा, इसने जीता है। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो जो 13वां आइस हॉकी कप है इसको ऑर्गेनाइज किया है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट कारगिल का। फर्स्ट आइस हॉकी चैंपियनशिप कब ऑर्गेनाइज हुई थी? 2008 में ऑर्गेनाइज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के चिराग प्रोजेक्ट के लिए किस फाइनेंशियल एंटिटी द्वारा $100 मिलियन का लोन दिया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में एक चिराग प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा $100 मिलियन दिए जाएंगे। कितने? $100 मिलियन। ये देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने $100 मिलियन का लोन एग्रीमेंट किया है। किसके साथ? वर्ल्ड बैंक के साथ, चिराग प्रोजेक्ट के लिए। छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सीलरेटेड एग्रीकल्चरल ग्रोथ, ये चिराग प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ का प्रोजेक्ट है जिसके लिए वर्ल्ड बैंक $100 मिलियन का लोन देगा। जो चिराग प्रोजेक्ट का है उसका मेन पर्पज ये है कि जो ट्राइबल हाउस होल्ड होते हैं उनको एक सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम प्रोवाइड करना, क्योंकि मोस्टली माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर ही डिपेंडेंट होते हैं, तो पर ईयर कभी उनकी इनकम घटती रहती है, कभी बढ़ती रहती है। चिराग प्रोजेक्ट के तहत जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसकी इनकम को सस्टेन किया जाएगा और साथ ही साथ प्रोडक्शन को भी डाइवर्सिफाई किया जाएगा ताकि वो न्यूट्रिशियस फूड की तरफ आगे बढ़ें। अभी महुआ वगैरह ही बीन के वो अपना काम चलाते हैं। तो चिराग प्रोजेक्ट किसका प्रोजेक्ट है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का। 1000 विलेज में रन किया जाएगा जो कि 8 डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ते हैं। वर्ल्ड बैंक की बात करें, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ही इसके लिए लोन दे रहा है, तो 1944 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। और वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन अपॉइंट हुई थी? कार्मेन रीनहार्ट अपॉइंट हुई थी। हालांकि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अतुला कांत हैं, ये आप सभी जानते हैं। वर्ल्ड बैंक में टोटल 189 कंट्रीज हैं। वर्ल्ड बैंक 2 एंटिटीज से मिलकर बना है, IBRD और IDA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की जो रिवाइज एस्टिमेट जारी किया है फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए 2021 के लिए, आपको बताना है इंडिया की GDP ग्रोथ रेट उसके हिसाब से क्या रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2021 में, जो कि 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। तो SBI इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट के रिवाइज्ड एस्टिमेट के अनुसार इंडिया की GDP ग्रोथ रेट फाइनेंशियल 2021 में -7% रहेगी, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी 7% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। पहले इन्होंने कहा था कि -7.4% रहेगी, तो अब गनीमत है कि थोड़ा सा इंप्रूव किया है इन्होंने। अब इंडिया की GDP ग्रोथ रेट इन्होंने बताई है फिनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2021 के लिए कितनी? -7.0%। किसने बताया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट। उसके चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? सौम्या कांति घोष। इन्होंने बताया कि इंडिया की GDP -7% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी फिनेंशियल ईयर 21 में।
साथ के साथ इन्होंने बताया जो फिस्कल डेफिसिट रहेगा, राजकोषीय घाटा, वो 8.7% रहेगा, जो कि जीडीपी का। तो आप देखिएगा एसबीआई इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट, इसके द्वारा इंडिया की जीडीपी की प्रेडिक्ट की गई कितनी, -7% फिनेंशियल ईयर 2021 के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 1921 में 3 प्रेसिडेंसीज बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, और उसी को बाद में 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चेयरपर्सन कौन है, दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क लिस्टोसेला को रिसेंटली किस इंडियन कार कंपनी का एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया है। तो मार्क लिस्टोसेला को टाटा मोटर्स ने एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया है। ये हैं मार्क लिस्टोसेला, ये टाटा मोटर्स के एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हो गए हैं। मार्क लिस्टोसेला ने किसको रिप्लेस किया है, तो ये देख लीजिए, इनका भी नाम अजीब सा है, ग्वेंटर बट्सकेक, इनको रिप्लेस कर दिया है। आप इनका नाम देखिएगा मार्क लिस्टोसेला, टाटा मोटर्स के नए एमडी एंड सीईओ बन गए। टाटा मोटर्स की बात करें, हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन कौन है, नटराजन चंद्रशेखरन, जो कि टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन हैं। बाबर, जो कि शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, किस कंट्री द्वारा टेस्ट की गई है। तो बाबर आपको पता ही होगा किसने टेस्ट किया है, पाकिस्तान ने टेस्ट किया है बाबर मिसाइल को। ये देख लीजिए, बाबर मिसाइल को रिसेंटली पाकिस्तानी आर्मी द्वारा टेस्ट कर दिया गया है। ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी लेंथ मतलब कि इसकी मारक क्षमता कितनी है, 450 किलोमीटर। देखिए बाबर से पहले इन्होंने शाहीन 3 मिसाइल को भी टेस्ट किया था, और शाहीन 3 से पहले फतेह 1 रॉकेट को भी टेस्ट किया था। तो बाबर, शाहीन 3 और फतेह 1 तीनों पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम हैं। पाकिस्तान चर्चा में इसलिए था क्योंकि बासमती चावल को इसने जीआई टैग प्रोवाइड किया था। पाकिस्तान की कैपिटल आपको पता ही है। प्रेसिडेंट कौन है, आरिफ अलवी, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, इमरान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली राज्यसभा में विपक्ष के नेता यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन नॉमिनेट हुए हैं। तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे जी। ये देख लीजिए, ये हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे जी। अब ये राज्यसभा में, मैं लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे तो विपक्ष है ही नहीं बहुमत में। बहुमत में मतलब ये है कि 10% सीटें चाहिए टोटल सीटों का, तो 10% सीटें किसी पार्टी के पास नहीं है, तो लोकसभा में विपक्ष है ही नहीं। हालांकि राज्यसभा में है, कौन है, कांग्रेस पार्टी है। तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन अपॉइंट हुए हैं, मल्लिका अर्जुन खड़गे जी। क्यों अपॉइंट हुए हैं, गुलाम नबी आज़ाद जी जो अब तक विपक्ष के नेता थे राज्यसभा में, उनके 6 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं, और उन्होंने मतलब कि कंप्लीट हो गया टेन्योर, तो अब उनको जाना पड़ेगा राज्यसभा से। टोटल 4 मेंबर्स रिसेंटली राज्यसभा से प्रस्थान कर चुके हैं, जिसमें शामिल थे गुलाम नबी आज़ाद, और गुलाम नबी आज़ाद क्योंकि विपक्ष के नेता थे तो उनको रिप्लेस किया है मल्लिका अर्जुन खड़गे ने। मल्लिका अर्जुन खड़गे 2014 से लेकर 2019 तक लोकसभा में ही कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे थे। राज्यसभा की बात करें तो संविधान के आर्टिकल 79 के तहत संसद का जिक्र है, जिसमें आर्टिकल 80 राज्यसभा से रिलेटेड है। संविधान के आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा में 250 सीट्स हैं, 250 सीट्स हैं, जिसमें 12 जो है प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट लोग आते हैं। लेकिन वर्तमान में कुछ हिस्से में चुनाव नहीं होते हैं, जिसकी वजह से 245 सीट्स ही हैं राज्यसभा में, जिसमें से 233 इलेक्टेड हैं, और बाकी प्रेसिडेंट तो 12 को नॉमिनेट ही करता है। राज्यसभा की स्थापना हुई थी 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम प्राइसलेस इंडिया लॉन्च किया है। तो रिसेंटली मास्टर कार्ड द्वारा प्राइसलेस इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, जो कि मास्टर कार्ड का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। देखिए ये प्राइसलेस इंडिया का मतलब क्या है, ये एक तरह का टूरिज्म प्लान है, या आप कह दीजिए टूरिज्म प्रोग्राम है। इसमें क्या होगा, जो मास्टर कार्ड होल्डर होंगे उनको टूरिज्म फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी इंडिया में घूमने के लिए। 2 फेजेज में प्राइसलेस इंडिया प्रोग्राम को रन किया जा रहा है। पहले फेज में क्या होगा, 16 शॉर्ट फिल्म दिखाई जाएंगी इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस की, जो कि टूरिस्ट प्लेसेस होंगे। बाद में सेकेंड फेज में ये होगा, जो मास्टर कार्ड के कार्ड होल्डर होंगे उनको उन्हीं 16 प्लेसेस पे घुमाया जाएगा, तो इससे मास्टर कार्ड की भी इनकम जनरेट होगी और इंडिया में टूरिज्म भी प्रमोट होगा। तो प्राइसलेस इंडिया ये मास्टर कार्ड का इनिशिएटिव है, रिसेंटली लॉन्च किया गया है। मास्टर कार्ड की बात करें तो 1966 में स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ कौन अपॉइंट हो गए हैं, माइकल मीबैक अपॉइंट हो चुके हैं, और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बन गया है, अजय पाल सिंह बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली किसने अनाउंस किया है कि एक नई CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की बटालियन बनाई जाएगी, जिसका नाम होगा नारायणी सेना। तो रिसेंटली अमित शाह जी ने रिसेंटली एक नई CAPF बटालियन की घोषणा की है, जिसका नाम होगा नारायणी सेना।
ये देख लीजिए, अमित शाह जी जो कि होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि एक नई CAPF बटालियन का गठन किया जाएगा जिसका नाम होगा नारायणी सेना। इस नारायणी सेना में जो वेस्ट बंगाल की राजभोंसी कम्युनिटी है उसके लोग ही मोस्टली पार्टिसिपेट करेंगे। इस समय मतलब कि कुछ समय पहले ये कूच बिहार में थे। कूच बिहार एक प्रिंसली स्टेट है, कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल में। तो वहीं की राजभोंसी कम्युनिटी है जिसके लिए इन्होंने नारायणी सेना का जिक्र किया। और नारायणी सेना किसका पार्ट होगी? CAPF बटालियन का पार्ट होगी, यहाँ पे देखिएगा। साथ ही साथ अमित शाह जी ने यह भी कहा है कि कोच बिहार में पंचानन ठाकुर जी का जो कि बर्थ प्लेस है वहाँ पर एक स्टैचू भी बिल्ड किया जाएगा। स्टैचू मतलब मेमोरियल बिल्ड किया जाएगा किसका? पंचानन ठाकुर जी का। कोच बिहार से बिलोंग करते थे, आज़ादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था पंचानन ठाकुर जी ने। वेस्ट बंगाल आप याद देखिएगा और नारायणी सेना याद रखिएगा। कुछ समय पहले ही एक और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स चर्चा में थी कि नाम क्या था उसका? CRPF। उसने कोबरा कमांडो में वुमेन वॉरियर्स को भी शामिल कर लिया है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस इस समय इंडिया में 5 हैं। कौन कौन सी हैं? BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB। ये 5 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं इस समय इंडिया में। तो आप देखिएगा नारायणी सेना हो सकता है अगली बन जाए, हालांकि असम राइफल्स इनका पार्ट नहीं है। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।